रूस में एक घातक कमजोरी है। रूस और यूक्रेन दोनों ये जानते हैं। अब यूक्रेन ने इस कमजोरी को पहचान कर इसका पूरा फायदा उठाया है, जिससे पुतिन कुछ नहीं कर सकते। ये रूस का किल स्विच है, इतना सरल और असरदार कि यूक्रेन इसे बार बार इस्तेमाल कर युद्ध जीत सकता है। यही तो यूक्रेन अब तक करता आ रहा है। तेल जलता है और रूस लहूलुहान होता है, और पुतिन चाहे कुछ भी कर ले, अब से हालात और भी खराब ही होंगे। हम आपको क्रास्नोदार क्राय ले चलते हैं, रूस के काले सागर के तट पर। यूक्रेन की सीमा के नजदीक होने के कारण क्रास्नोदार क्राय अक्सर निशाने पर रहता है, और वहीं तुआप्सा ऑयल टर्मिनल भी है। ये टर्मिनल रूस के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात केंद्रों में से एक है, क्योंकि शैडो फ्लीट के टैंकर यहाँ से तेल भरते हैं और फिर दुनिया भर के देशों को बेचा जाने वाला तेल लेकर रवाना होते हैं। अपने चरम पर तुआप्सा अपने टर्मिनल के बुनियादी ढांचे और परिसर में बनी रिफाइनरी के जरिए सालाना लगभग 12 मिलियन टन तेल का प्रसंस्करण कर सकता है। लेकिन तुआप्सा अभी चरम स्तर पर नहीं है। यूक्रेन ने यह सुनिश्चित किया है क्योंकि वह रूस की रक्षा व्यवस्था में एक घातक कमजोरी का फायदा उठाकर तुआप्सा पर बार बार हमला कर रहा है। 1 मई को यूक्रेनी ड्रोन तुआप्सा टर्मिनल के ऊपर उड़ गए। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए ये ड्रोन सैर के लिए नहीं, तबाही मचाने आए थे, और टर्मिनल में गिरते ही वही किया। भारी आगजनी की खबरें आईं, जहरीला काला धुआं आसमान में फैल गया, और द गार्जियन के अनुसार रूसी तेल भंडारण सुविधाओं से बाहर रिस गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था। रूस को यूक्रेन की इन हरकतों की आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 1 मई का हमला 16 दिनों में इस टर्मिनल पर चौथा था। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार बार बार हमलों से कई दिन तक आग लगी रही, क्योंकि यूक्रेन ने किल स्विच ढूंढकर लगातार दबाया। रिफाइनरी का संचालन पूरी तरह से रुक गया है और रूसी तेल का निर्यात काला सागर तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन पुतिन के लिए असली समस्या यह है, रूस की वायु रक्षा यूक्रेनी हमलों को रोकने में विफल रही है। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब रूस के वायु रक्षा नेटवर्क की गंभीर खामी में छुपा है, जिसे हम जल्द देखेंगे। इसी वजह से यूक्रेन का तुआप्सा पर बार बार हमला अकेला मामला नहीं है। अगर रूसी तेल किल स्विच है, तो यूक्रेन उसका जितना हो सके उतना हिस्सा निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। कीव पोस्ट ने 4 मई को बताया कि सिर्फ अप्रैल में यूक्रेन ने पूरे रूस में 14 रूसी रिफाइनरियों और प्रमुख तेल केंद्रों पर हमला किया। बश्कोर्तोस्तान गणराज्य में यूक्रेन से 1400 किमी दूर रिफाइनरी पर हमला हुआ, जो बाल्टिक सागर तक फैले हमलों का हिस्सा है। उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क के तेल बंदरगाह, जो कई बार हमलों का शिकार हुए हैं, वहां यूक्रेन के ड्रोन ऊंचाई से हमला कर रूस की वायु रक्षा को पार कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार अप्रैल में यूक्रेन के तेल हमले 4 महीनों में सबसे अधिक रहे। यह एक संगठित अभियान है। यूक्रेन ये सब यूं ही नहीं कर रहा, उसे तुआप्सा और रूस की अन्य रिफाइनरियों व तेल टर्मिनलों में युद्ध जीतने की कुंजी दिखती है। ऐसे हमलों के दम पर यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र की बढ़त में बड़ा पलटाव आ रहा है, और यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक स्पष्ट तर्क है। किल स्विच मिल गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले तक यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और टर्मिनलों पर छिटपुट हमले कर रहा था। वे हमले असरदार थे। उन्होंने उपकरणों को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी। हालांकि यूक्रेन ने जल्दी ही यह पता लगा लिया कि एकल हमले पूरी सुविधाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे नहीं हो सकते थे। रूस का तेल ढांचा बहुत फैला है। उसे एक हमले में नष्ट करने के लिए बहुत शक्तिशाली मिसाइलें चाहिए होंगी। यूक्रेन के पास इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें नहीं थी जिन्हें वो दाग सके, लेकिन उसके पास यह क्षमता जरूर है कि वो बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च कर सकता है, जो कई हमलों में बार बार रूस के तेल बुनियादी ढांचे को एक एक करके जलाकर नष्ट कर देते हैं। 2025 में हमने इस नई रणनीति के संकेत देखना शुरू किए थे। मॉस्को टाइम्स के अनुसार यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर 120 हमले किए, जिनमें से 81 हमले तेल रिफाइनरियों पर हुए। यूक्रेन की नई रणनीति के कारण रूस ने अनुमानित $13 अरब का तेल राजस्व खो दिया, जिसमें तेल सुविधाओं पर हमला कर कई हफ्तों या यहाँ तक कि महीनों बाद फिर से हमला करना शामिल था। बार बार किल स्विच दबाने का ख्याल आने लगा था।
हर बार जब रूस मरम्मत पूरी करने में सफल होता तो और अधिक यूक्रेनी ड्रोन उड़ जाते। हालांकि यह दोहराव तेज नहीं था, लेकिन 2026 में यह बदल गया। 16 दिनों में तुअप्सा पर 4 हमले भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन यूक्रेनी सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के कार्यकारी निदेशक दिमित्रो झमाइलो के अनुसार यह समझ में आता है। झमाइलो कहते हैं, तुअप्सा पर फिर हमला क्यों हुआ? क्योंकि वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। यही यूक्रेन के मौजूदा अभियान का सार है। रूस की तेल सुविधाओं को एक ही बार में नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि सबसे सटीक हमलों के साथ भी संभव नहीं है, यूक्रेन इन सुविधाओं के उत्पादन को धीरे धीरे कम करता है, जब तक कि वो शून्य तक नहीं पहुंच जाता। बार बार किल स्विच दबाने से डर भी पैदा होता है। सोचिए, अगर आप उन रिफाइनरियों या तेल टर्मिनलों में काम कर रहे हैं जिन्हें यूक्रेन निशाना बना रहा है, आपको अभी अभी कई दिनों तक दूर रहने के लिए मजबूर किया गया है, जब तक कि आग मुझाई नहीं जाती। पिछले ड्रोन हमले के कुछ दिन बाद फिर हमला होता है, फिर कुछ दिन बाद और फिर एक और। देर सबेर आप सोचते हैं कि काम पर आना सच में जरूरी है या नहीं। अभी तो तेल जल रहा है, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब रही तो अगली ड्रोन स्ट्राइक में आप भी आग की लपटों में घिर सकते हैं। इस तरह का मानसिक दबाव रूस के तेल उद्योग को हमलों जितना नुकसान पहुंचा सकता है, और यही हमें इस बात की ओर ले जाता है कि यूक्रेन ने रूस के तेल बुनियादी ढांचे को उस कारक के रूप में क्यों पहचाना है जो युद्ध जीत सकता है। इसके 2 कारण हैं, पैसा और अग्रिम मोर्चे के सैनिक। इनमें दूसरा समझाना आसान है। कुछ तेल जो तुआप्सा जैसी रिफाइनरियों में रिफाइन किया जा रहा है, वो यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर मौजूद रूसी सैनिकों के हाथों में पहुंच जाता है। तुआप्सा एक काला सागर बंदरगाह होने के कारण खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये यूक्रेनी मुख्य भूमि से सीधा संपर्क भी प्रदान करता है। हर बार जब यूक्रेन रूस की तेल सुविधाएं बंद करता है तो मोर्चे पर पुतिन के कारिंदों तक पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन समेत अन्य उत्पादों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। हम यूक्रेन में प्रभाव देख रहे हैं। 29 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि खेरसोन में रूसी वाहन ईंधन की कमी से रुके हैं, जो क्रीमिया क्षेत्र में रूसी तेल पर यूक्रेनी हमलों के कारण और गंभीर हो गई है। ये समझने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि ये रूस के लिए क्यों बुरा है। कोई वाहन उपलब्ध न होने का मतलब है कि रूसी सैनिकों को अपने हमले पैदल ही शुरू करने पड़ते हैं। इससे वे यूक्रेन के ड्रोन के लिए उससे भी आसान शिकार, जितने वे बड़े बख्तरबंद वाहनों और टैंकों में होते बन जाते हैं। ईंधन की कमी के कारण रूस बड़े मशीनी हमले शुरू नहीं कर सकता, जिससे उसे असली ऑपरेशनल बढ़त नहीं मिल पा रही और यूक्रेन में हमले की रफ्तार कम है। पैसों के मामले में यूक्रेन के किल स्विच दबाने का असर आसानी से समझाया जा सकता है। कम तेल बिकेगा तो पुतिन के पास रूसी युद्ध मशीन में झोंकने के लिए कम पैसा होगा। रूस को हाल के महीनों में तेल बेचने में मिश्रित सफलता मिली है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य नाकाबंदी इतनी कारगर रही कि दुनिया की 20% तेल आपूर्ति वाला जलमार्ग लगभग बंद हो गया। तेल की कीमतों में अनुमानित बदलाव आया है और ये $100 प्रति बैरल के करीब है। 11 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में युद्ध खत्म करने के ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को अस्वीकार किया, जिससे तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों से रूस की आय बढ़नी चाहिए थी, जो काफी हद तक हुई भी है। फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है कि रूस 1 बैरल तेल के लिए जितना वसूल कर पा रहा है, उसमें वाकई में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह बढ़ोतरी रूस के बढ़ते बजट घाटे को खास प्रभावित नहीं कर पाई, जो साल के पहले 4 महीनों में 2026 की अनुमानित राशि से $69.5 अरब ज्यादा हो गया है। यह अच्छा नहीं है। रूस को कई वित्तीय समस्याएं झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन तुआप्सा जैसी सुविधाओं पर हमले कर रहा है। 1 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 2026 के पहले 4 महीनों में रूस के हमलों से रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ। ये 2025 की कुल राशि का आधे से भी ज्यादा है, वो भी लगभग 1/3 समय में, जो यह दिखाता है कि यूक्रेन ने अपनी बार बार हमले करने की रणनीति को कितना तेज कर दिया है। रूस खुद को एक दिलचस्प स्थिति में पाता है, जहां वह ईरान में हो रही घटनाओं के कारण अपने तेल और गैस राजस्व के अनुमानों को बढ़ाने में सक्षम रहा
लेकिन अंत में उन अनुमानों को हासिल नहीं कर पाया। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक अप्रैल में रूस ने तेल और गैस राजस्व में 11.47 अरब डॉलर कमाए। ये ऊंचा आंकड़ा है, लेकिन ये आधार से सिर्फ 280 मिलियन डॉलर ज्यादा है और $59 प्रति बैरल के बजट मूल्य पर आधारित है। रूसी तेल प्रतिबंधों के बावजूद हाल में ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। रूस की तेल आय $59 प्रति बैरल पर तय अपेक्षा से बस थोड़ा ही ऊपर है, जिससे दिखता है कि यूक्रेन उसकी ऊर्जा उत्पाद बेचने की क्षमता घटा रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे, यूक्रेन द्वारा रूस के किल स्विच को बार बार दबाने से तेल संयंत्रों पर हमले होते हैं, जिससे पुतिन के युद्ध फंड और सैनिकों की ताकत घटती है। इन समस्याओं के पीछे एक बड़ी समस्या है जिसे रूस हल नहीं कर सकता। वह घातक कमजोरी जो इसे संभव बना रही है। कमजोरी बताने से पहले याद दिला दे, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। विनाशकारी कमजोरी बहुत साधारण है। रूस के सामने एक बड़ी वायु रक्षा की समस्या है और पुतिन इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज रूस की एक ताकत मानी जाती थी जब बात अपने क्षेत्र की रक्षा करने की आती थी, वही अब यूक्रेन के हवाई हमलों का सामना करते समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रूस बस बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है कि उसकी वायु रक्षा व्यवस्था इतनी फैली हुई है कि उसने अपने तेल संयंत्रों पर जो सुरक्षा लगाई है वह यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। रूस की पूरे देश में फैली तेल रिफाइनरी और टर्मिनल इस समस्या को बढ़ाते हैं। मान लीजिए रूस तुअप्सा में वायु रक्षा तैनात करता है, तो यूक्रेन कोई और लक्ष्य चुनकर हमला करता रहेगा, जिससे रूस को बार बार अपनी रक्षा स्थान बदलनी पड़ेगी। हम पहले भी देख चुके हैं, यूक्रेन ने मार्च अप्रैल में प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा पर कई हमले किए। अब यूक्रेन उन बंदरगाहों पर हमले थोड़े कम कर रहा है और तुअप्सा पर जोरदार हमला कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि तुअप्सा ही सबसे कमजोर लक्ष्य है जिसे यूक्रेन आसानी से निशाना बना सकता है। ये समस्या सिर्फ रूस के आकार नहीं, उसकी वायु रक्षा व्यवस्था के काम करने के तरीके से भी जुड़ी है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि वह वायु रक्षा के लिए एक परतदार तरीका अपनाती है। इसमें लंबी, मध्यम और छोटी दूरी की प्रणालियां एक ही क्षेत्र में केंद्रित होती है, जिससे सुरक्षा की घनी परत बनती है और अवरोधन की संभावना बढ़ती है। परतदार वायु रक्षा का तरीका समझ में आता है। समस्या यह है कि रूस के पास जितना बड़ा क्षेत्र है उस पर इतनी अधिक ओवरलैप बनाए रखना मुश्किल है। कुछ लोग कहेंगे कि यह असंभव है, क्योंकि रूस को सभी तेल सुविधाओं और सैन्य ढांचे की सुरक्षा के लिए दसियों हजार वायु रक्षा प्रणालियां तैनात करनी होंगी। रूस के पास पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां नहीं हैं, साथ ही उन रक्षा प्रणालियों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी रडार और अन्य उपकरण भी नहीं हैं। तो इसके बजाय रूस के पास क्या है? उसके पास परतदार सुरक्षा व्यवस्था है, जो उन जगहों के आसपास केंद्रित है जिन्हें रूस मानता है कि यूक्रेन अगला निशाना बना सकता है। यूक्रेन को बस इतना करना है कि वो कोई दूसरा लक्ष्य निशाना बनाए और रूस एक दुविधा में पड़ जाता है। क्या वह अन्य जगहों पर भी सुरक्षा बनाए रखे या वायु रक्षा प्रणाली फैलाकर व्यापक सुरक्षा दे, भले ही उस घनी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ना पड़े जो वास्तव में काम करती है। दूसरा विकल्प चुनने पर लक्ष्य असुरक्षित हो जाते हैं, जिससे यूक्रेन के ड्रोन को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। पहला विकल्प जितने ज्यादा लक्ष्यों को हो सके कुछ सुरक्षा देता है, लेकिन वह सुरक्षा वरना जितनी हो सकती थी उससे बहुत कमजोर होती है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। पुतिन किसी भी हाल में फंसे हुए हैं। यूक्रेन इस समस्या का फायदा रूस के तेल ठिकानों पर हमलों के जरिए उठा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि तेल संयंत्रों पर हमले ड्रोन के एक हमले में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर यूक्रेन तुअप्सा में 10 ड्रोन भेजता है और सिर्फ 2 पहुंचते हैं, तब भी वे तेल संयंत्रों को आग के हवाले कर सकते हैं। आग फैलने से यूक्रेन के ड्रोन से होने वाले नुकसान से ज्यादा चीजें जल सकती हैं। फैलती आग और द्वितीयक विस्फोट वही कर देते हैं जो यूक्रेन के चूके ड्रोन नहीं कर पाते। रूस पुतिन के पागल आदेश मानकर खुद की मदद नहीं करता। रूस के 9 मई विजय दिवस परेड से पहले पुतिन ने मॉस्को के वायु रक्षा घेरों को मजबूत करने का आदेश दिया। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन रक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए रूस को अन्य क्षेत्रों से वायु रक्षा प्रणालियां हटाकर मॉस्को की सुरक्षा करनी पड़ी।
मूल रूप से पुतिन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें ड्रोन से सुरक्षा मिले, लेकिन इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वह रूस के और भी बड़े हिस्से को जलने दे रहे हैं। यह सब कुछ नहीं है। रूस अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को समझता है और किसी तरह गलत जगहों पर गलत वायु रक्षा प्रणालियां इस्तेमाल करके उसे और भी बदतर बना रहा है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता जस्टिन ब्रॉन्क के अनुसार रूस यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए अब ज्यादातर मीडियम और लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों पर निर्भर हो रहा है और इन प्रणालियों को हेलीकॉप्टरों से समर्थन दे रहा है, जो यूक्रेन के ड्रोन को सीधे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोंक के अनुसार रूस को पेंसिल सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, जिससे एयर डिफेंस बेहतर हो सकता है। ब्रोंक कहते हैं कि यही वजह हो सकती है कि यूक्रेन तुअप्सा जैसी जगहों की सुरक्षा को बार बार भेदने में सफल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन लगातार हमले कर सकता है, क्योंकि तुअप्सा की सुरक्षा व्यवस्था उन चीजों से निपटने के लिए तैयार नहीं है जो यूक्रेन भेज रहा है। इसी थिंक टैंक ने सितंबर 2025 में भी रोचक भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर जैक वॉटलिंग ने सितंबर में कहा था कि फरवरी तक रूस की वायु रक्षा मिसाइलें लगभग खत्म हो जाएंगी, जिससे यूक्रेन को रूसी मुख्य भूमि पर और ठिकानों को निशाना बनाने का मौका मिलेगा। अप्रैल के अंत तक बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि रूस के पास वायु रक्षा मिसाइलों की कमी हो गई है, जिसे यूक्रेन ड्रोन हमलों से बढ़ा रहा है। यूक्रेन के मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराने का कोई भी मौका पाने के लिए रूस को अपनी और भी ज्यादा मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं। वॉटलिंग सही साबित हुए। यूक्रेन मार्च में रूस के बाल्टिक बंदरगाहों पर बार बार हमला करने और 16 दिन तुअप्सा पर लगातार हमला करने में सफल रहा। रूस इन सुविधाओं की रक्षा उन हवाई सुरक्षा प्रणालियों से कर रहा है जो पहले से ही जरूरत से ज्यादा फैली हुई है और जिनका भारी निर्भरता उन मिसाइलों पर है जो अब रूस के भंडार में नहीं बची हैं। क्या हमने कहा था रूस में घातक खामी है? शायद हमें कहना चाहिए था कि कई दोष हैं जो उसकी हवाई सुरक्षा की खराब स्थिति से जुड़े हैं। रूस इतना बड़ा है कि वो जिन लेयर डिफेंस का इस्तेमाल करना चाहता है उन्हें अपने सभी सैन्य और ऊर्जा स्थलों पर स्थापित करना संभव नहीं है। अब वे सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी अधिक फैल गई हैं कि रूस यूक्रेन के ड्रोन से बचाव के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। मिसाइलों की कमी के कारण सिस्टम्स की प्रभावशीलता घटी है, जबकि यूक्रेन हवाई हमलों की मात्रा, गहराई और ताकत बढ़ा रहा है। ये स्थिति और खराब होगी। रूस की वायु रक्षा समस्याएं काफी हद तक उसी की बनाई हैं। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों और रूस के अंदर रक्षा प्रणालियों के खिलाफ अभियान चलाया है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन ने जून 2025 से मार्च 2026 की शुरुआत तक रूसी वायु रक्षा ढांचे पर 492 हमले किए। कब्जे वाले इलाकों में हुए हमलों ने रूसी वायु रक्षा की समस्या बढ़ा दी, क्योंकि पुतिन को तय करना पड़ता है कि वे और सिस्टम यूक्रेन भेजे या कब्जे वाले इलाकों की सुरक्षा को खतरे में डाले, ताकि रूस की रक्षा प्रणाली देश के अंदर बनी रहे। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार आक्रमण की शुरुआत से अब तक रूस के 1373 विमानरोधी रक्षा उपकरण नष्ट किए गए हैं। ये हमलों की रफ्तार भी कम नहीं कर रहा है। 11 मई की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन ने 7 दिनों में रूस की वायु रक्षा प्रणाली के 13.1 करोड़ डॉलर के उपकरण नष्ट किए, जिनमें बक M3, टॉर्म 2 रडार स्टेशन और 2 S6 तुंगुस्का विमान भेदी प्रणाली शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन रूस की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से उसकी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर रहा है, जितनी तेजी से रूस उन्हें बना सका है। लेकिन देखिए, शायद यही एक तरीका है मिसाइलों की कमी से निपटने का। यूक्रेन को इतनी सारी प्रणालियां नष्ट करने दें कि आपके पास अचानक इतनी मिसाइलें बच जाएं कि जो वायु रक्षा प्रणालियां बची हैं उन्हें आप पूरी तरह से मिसाइलों से लेस कर सकें और इस तरह एक समस्या हल हो जाए। व्यंग को एक तरफ रखते हुए यूक्रेन रूस की घातक कमजोरी का फायदा उठा रहा है। दबाव के कारण होने वाले आर्थिक और भौतिक नुकसान एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की स्थिति को और जटिल बना रहे हैं जो बिल्कुल भी रूस के पक्ष में नहीं जा रही है। और जहां तक तुअप्सा की बात है, दो में से एक चीज होने वाली है। या तो ये फिर से जलेगा क्योंकि रूस रक्षा नहीं कर पाएगा, या रूस सुरक्षा व्यवस्था लगाएगा और यूक्रेन के ड्रोन किसी दूसरी रिफाइनरी या टर्मिनल पर बार बार हमला करना शुरू कर देंगे। किल स्विच मिल गया है और पुतिन यूक्रेन को उसे बार बार दबाने से नहीं रोक सकते। अब यूक्रेन युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है। रफ्तार बदल रही है और रूस का तेल ढांचा जल रहा है। रूस में हर जगह, रूस में जिधर भी देखिए, यूक्रेन ऐसी आग भड़का रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता।
हमने अप्रैल में हुए हमलों को कवर किया था, जो यूक्रेन की नई रणनीति का हिस्सा है। आप हमारे वीडियो से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन युद्ध के ताज़ा घटनाक्रम पर हमारे सभी विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।